चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज एक टॉपिक जो नंदलाल जी ने परसों शायद ग्रुप में लिखा था कि डिस्मेनोरिया को लेके कुछ बताया जाए, तो उसको मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम क्रेनियल नर्व्स को कंप्लीट कर लेंगे आज। फिर मंडे से हमारी बेसिक क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बेसिक हुआ ही नहीं था। तो सबसे पहले समझना जरूरी ये है एक्चुअली कि डिस्मेनोरिया एक्चुअली कोई एक सिंगल डिजीज या फिर एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल कंडीशन हम उसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो अभी जब आप समझेंगे पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि एक्चुअली और कितनी सारी चीजें जो है वो जरूरी होती हैं समझनी डिस्मेनोरिया को समझने के लिए। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, एनाटॉमी को थोड़ा सा समझे, फिजियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे कि जो यूटेरिन की वॉल होती है उसमें एक्चुअली 3 लेयर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है साफ साफ। इनर लेयर हमारी इनर लेयर दिख रही है हमें, एंडोमेटीरियम। और फिर उसी के साथ जो लगी लेयर होती है वो मायोमेटीरियम होती है, और बाहर की जो लेयर होती है वो पेरी मेटीरियम होती है। पेरी मतलब बाहर, ठीक है। मायो मतलब एक्चुअली जो मायो मास है, यानी कि मसल्स आप उसको एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। ये फंडस वाला एरिया ऊपर होता है, ये साइड में ओवरीज है। तो यहाँ एक्चुअली मेन जो रोल है वो जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक सिंपल सी चीज हमें समझनी जरूरी है। वो ये कि ये जो एंडोमेटीरियम लेयर है, इनर लेयर जो यूट्रस में होती है, स्टेटम बेसल और स्टेटम फंक्शनल, इसकी दो फिर इसमें लेयर होती है, ठीक है। स्टेटम बेसल लेयर और स्टेटम फंक्शनल लेयर। तो इसमें जो स्टेटम फंक्शनल लेयर होती है एंडोमेटीरियम की, ये एक्चुअली हर महीने बनती है और हर महीने फिर ब्रेक भी होती है। वही जो मंथली साइकिल होता है वुमेन्स में, उस वो इसी लेयर की रिप्रेजेंटेशन है। अब ये बनती कि हमें एक्चुअली जो जायगोट होता है उसको इम्प्लांट करने के लिए बनती है, और जायगोट इम्प्लांट तभी होगा जब प्रेगनेंसी होगी। तो अगर नहीं है तो उस केस में फिर हर महीने ये लेयर जो है वो ब्रेक करेगी, और एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस होता है उसके प्रोसेस के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ये लेयर जब ब्रेक होती है, बाहर निकलती है, तो कहीं ना कहीं टिश्यूज के साथ में फिर जो ब्लड लॉस है वो भी देखने को मिलता है। और 30-35 ml के आसपास जो ब्लड लॉस है वो भी उसमें देखने को मिलता है। अब इस पूरे प्रोसेस में, ये जो भी मंथली साइकिल वाला प्रोसेस मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, इस पूरे प्रोसेस में जो नॉर्मल पेन होता है, जो बहुत जिसको हम माइल्ड पेन बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडरेट भी बोल सकते हैं, उसी को डिस्मेनोरिया कहा जाता है, ठीक है। मतलब पेन बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उसी को हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ इतना भर नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाया कि ये जनरेट कैसे होती है सारी चीजें। और फीमेल मेंबर्स हमारे ग्रुप में, उनको ये पता भी होगा कि एक्चुअली ये एंडोमेटीरियम लेयर से कैसे हमारा जो साइकिल है वो, फीमेल का जो साइकिल है वो जनरेट होता है। तो एक्चुअली ये जो सेल डिस्ट्रक्शन होता है, इसी की वजह से ये देखने को मिलता है। लेकिन ये पेन होता भी क्यों है, इसको भी समझा जा सकता है, ये पेन क्यों होता है। तो एक्चुअली एक स्पेसिफिक सीक्रेशन होता है यहाँ पे इस लेयर के डिस्ट्रक्ट हो जाने से। जब इस लेयर में डिस्ट्रक्शन होता है, इसमें क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरीके से एक सीक्रेशन, एक हार्मोन जो है वो निकलता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लेयर में जो हमारी जो जो इसमें लेयर होती है, उस लेयर में कहीं ना कहीं रिसेप्टर लगे होते हैं सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वहां पे ज्यादा रिसेप्टर के ज्यादा स्टिमुलेट हो जाने से, या प्रोस्टाग्लैंडिन के जो है वो ज्यादा सीक्रेशन हो जाने की वजह से, ये सारे जो पेन का फिनोनिमा है ये वहां पे बनता है। एक्चुअली फिनोनिमा ही है ये। क्योंकि जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होता है जो निकलता है वहां पे इस लेयर के ब्रेक हो जाने की वजह से,
इसकी इसकी वजह से वहां पे मसल में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, स्पाज्म देखने को मिलता है, इसलिए जो पेन है इसको स्पाज्मोडिक पेन भी कहा जाता है, ठीक है। और वो स्टार्टिंग में मैंने जो फर्स्ट ग्रुप था उन लोगों को फॉर्मूला भी बताया था मैंने कि कितने अच्छे तरीके से जो हमारा वो फॉर्मूला है वो यहाँ पे काम करता है S5 के साथ में, जब हम खासकर F1 का यूज करते हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्शन वहां पे देखने को मिलता है, स्पाज्म देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये पेन होता है। और ये लगभग नॉर्मल पेन ही रहता है, जो नॉर्मल पेन है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है जब तक कोई दूसरी प्रॉब्लम वहां पे ना देखने को मिले, ठीक है। और इसको ट्रू पेन भी बोलते हैं या ट्रू पीरियड पेन भी आप बोल सकते हैं। फॉल्स पेन भी होता है, जब आप देखिए अगर लोअर एब्डोमेन से पेन होके ऊपर स्टमक की तरफ अम्बिलिकल एरिया की तरफ चलता है तो वो फॉल्स पेन है, फॉल्स पीरियड पेन हम उसको बोलते हैं। लेकिन अगर वो बैक की तरफ चलता है, बैक से थाइज की तरफ को पेन का जो सेंसेशन है वो जाता है, तो वो एक्चुअली वो ट्रू पेन ही होता है। तो ये नॉर्मल फिनोनेमा ही है, और इसमें कोई ऐसी कोई सीरियस वाली बात या ऐसी कुछ नहीं होती है। ये मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। इसको हम मैं सही बताऊं तो इसको हम कोई फिजियोलॉजी इसमें ऐसी इन्वॉल्व है नहीं, या पैथोलॉजी बोलूं, इसमें कोई पैथोजेनेसिस या कोई ऐसी पैथोलॉजी या पैथोलॉजिकल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है कि हम इसको कोई डिजीज का नाम दे सके। लेकिन अगर ये नॉर्मल रेंज में हो रहा है, अगर नॉर्मल रेंज में नहीं है, फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसलिए डिस्मेनोरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैथोजेनेसिस इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हम उसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, और लोकल सेल हैं जो उनकी वजह से प्रॉब्लम ना हो कि कहीं बाहर कोई सेल है, कहीं कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है वो सीक्रेशन वहां पे देखने को मिल रहा है, इंटरल्यूकिन ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है, यानी कि जो दूसरे जो पेन पैरामीटर्स हैं वो ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है, कंजेशन देखने को मिल रहा है, तो उसको फिर हम जो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। इसको कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है, एब्डोमिनल जो पेन है वो किसी दूसरे लोकल कोज की वजह से नहीं होता, मतलब लोकल कोज की वजह से ना होके कहीं किसी दूसरे कोज की वजह से होता है। हालांकि इसमें पेन ज्यादा होता है, प्राइमरी में ही पेन ज्यादा होता है, लेकिन सेकेंडरी में इरिटेटिंग ज्यादा होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी काफी ज्यादा वो देखने को मिलता है। तो अब अगर हम बात करें इसके थोड़ा सा डिफरेंस भी देखे जा सकते हैं, कारण भी देखे जा सकते हैं। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया के कारण तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। वो तो एक्चुअली जो नॉर्मल मंथली साइकिल है और उसी की वजह से वहाँ पे सब कुछ सीक्रेट हो रहा है, उसी की वजह से वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। लेकिन यानी कि मैं बोलूँ कि कारण तो कोई बड़े नहीं है, लेकिन फैक्टर जरूर हो सकते हैं। अब वो फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टर्स ये है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत साइंटिफिक फैक्टर है जिसको हम पढ़ भी चुके हैं, वो समझने की कोशिश करना आप इसको, कि मंथली साइकिल से पहले, जस्ट पहले, ठीक है, 5 डेज 4 डेज या इन बिटवीन, ठीक है, या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम वाटर का इंटेक कम करती हैं बहुत सारी जो फीमेल्स हैं। तो पानी कम पीने की वजह से, अब आप समझो, जब मैंने इसकी पढ़ाई तब भी बताया था, ठीक है, और जब मैंने एक्जिमा पढ़ाया तब भी बताया था, ठीक है, इम्यूनिटी के में भी मैंने बताया था, और अभी जब मैंने आपको हॉर्मोन्स के बारे में बताया, मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम को जब पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया था कि जब शरीर में पानी की कमी होती है तो फिर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाती है, और फिर जो स्पेसिफिक हार्मोन है, ठीक है, वैसोप्रेसिन बताया था ना, वैसोप्रेसिन बनता है। वैसोप्रेसिन क्या करता है? ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, ब्लड वो कोशिश करता है कि भाई कम से कम वाटर लॉस वहां पे किया जाए। तो इस कंडीशन में भी काफी ज्यादा पेन देखने को मिलता है, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से, कंजेशन होने की वजह से स्पाज्म बढ़ता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, कम पानी पीने की वजह से। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया, तो अगर ये पानी वाली हैबिट भी आपने सही कर दी अपने पेशेंट की, तो आप समझे
30 to 40% पेन आप इसी से मैनेज कर लेंगे, 30% तो कर ही लेंगे हर केस में। प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा स्ट्रेस दूसरा बड़ा कारण होता है, ठीक है। सेकेंडरी में स्ट्रेस उतना बड़ा कारण नहीं होता है क्योंकि सेकेंडरी में पैथोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व है, लेकिन प्राइमरी डिस्मेनोरिया में स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या फिर अनमेरिड जो है, वहां पे जब एक्स्ट्रा स्ट्रेस पढ़ाई की वजह से या किसी दूसरी प्रॉब्लम की वजह से पड़ता है, तो वहां पे प्राइमरी डिस्मेनोरिया काफी देखने को मिलता है। इसको प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस हम बोलते हैं। ओवरियन सिस्ट भी जो है काफी देखने को मिल रहे हैं, वो भी एक फैक्टर इसमें हो सकता है। हालांकि ये सेकेंडरी में आ जाना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेस और वाटर का जो इनटेक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये दोनों चीजें मैनेज हो गई काउंसलिंग से और समझाने की वजह से, तो 50% केस आपका इन्हीं की वजह से सोल्व हो गया। बाकी आप कोई भी स्पाज्मोडिक पेन का फॉर्मूला बना के दे सकते हैं, और पेन की सिचुएशन क्या है वो आप देखिए। S5 और F1 तो उसमें जरूर रहेंगे। S5 F1 के अलावा आपको देखिए वर्मन स्पाज्मोडिक पेन के लिए होता है, वाई होता है, और बी की रिक्वायरमेंट है तो बी भी दे सकते हैं। ठीक है। तो उस तरीके से फॉर्मूला बना के दिया जा सकता है। लेकिन कारण तो अननोन ही है, कारण तो कुछ है नहीं। यहाँ फैक्टर जरूर है जो मैंने अभी आपको बताया। ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया के फैक्टर थे या कारण, जो भी आप इनको समझो। अब जो है, अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व जरूर रहेगी। ठीक है। आप देखेंगे कि पैथोलॉजिकल जो कारण है, भाई डिस्मेनोरिया का केस आएगा तो मैक्सिमम केस में आप अल्ट्रासाउंड की यूएस अल्ट्रासोनोग्राफी की तरफ तो जाते ही है। तो सोनोग्राफी के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो वहां आप देखेंगे कि भाई ये कारण इसमें रहेगा। ठीक है। और बाकी जो रिस्क फैक्टर में भी पीआईडी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का। और पीआईडी एक फैक्टर या एक कारण भी हो सकता है। ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो होती है, वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है। पेल्विस एरिया में इन्फ्लामेशन, ठीक है, सर्विसाइटिस भी एक कारण इसका हो सकता है, क्योंकि ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण ये सब कुछ हो सकता है। सर्विक्स कैंसर के कारण हो सकता है, पीसीओडी के कारण हो सकता है, सर्विसाइटिस के कारण हो सकता है। ठीक है। एंडोमेटीरियम जो होती है, एंडोमेटीरियोसिस जिसको बोलते हैं, उस प्रॉब्लम के कारण भी जो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। तो अब आप समझिए, क्या सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को हम अकेला ट्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में तो केस में तो कुछ ना कुछ दूसरा कारण इन्वॉल्व है। उसका ट्रीटमेंट करना होगा, ये अपने आप मैनेज हो जाएगा। पेन के लिए कोई आप जो है, क्योंकि पेन तो स्पाज्मोडिक ही होगा, तो आप कोई रेमेडी बना के दे दीजिए। लेकिन जो उसका कोड है, जो पैथोलॉजिकल कारण है, उसको तो कवर करना पड़ेगा ना। इसलिए डिस्मेनोरिया को हम इस टारगेटली जो ट्रीट जो है हमें करना होगा कि एक्चुअली कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन हमें करना आता है, मतलब उनमें डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है दोनों में। और अगर अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, अगर ये पॉइंट उस टाइम पे अच्छे से क्लियर हो, तो बिना अल्ट्रासोनोग्राफी के ही चीजें जो है बहुत सिंपली क्लियर की जा सकती हैं कि भाई इसका कारण क्या हो सकता है, या दोनों में से कौन सा ये है। अब सबसे पहले आप प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात कर लेते हैं हम। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो पेन है, वो लोअर एब्डोमेन से बैक साइड की तरफ चलेगा। ठीक है। थाइस की तरफ जाएगा। ठीक है। और तेज होगा, काफी तेज, जिसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया एज का फैक्टर भी देखना है। 25-24 से नीचे की एज है, अनमैरिड है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो आप तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया ही मैक्सिमम देखने को मिलता है। लेकिन पूरा कंफर्म नहीं है, एक फैक्टर उसमें हम देख सकते हैं। यानी कि ट्रू जो मेंसेस पेन होता है, ट्रू मेंस्ट्रुअल जो पेन होता है, वो इसमें देखने को मिलता है। जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में लोअर एब्डोमेन से अम्बिलिकल की तरफ भी पेन जाता हुआ जाएगा जाएगा हमेशा। राइट की तरफ भी जाएगा, लेकिन अम्बिलिकल की तरफ भी जरूर जाएगा। अम्बिलिकल वाला पेन प्राइमरी डिस्मेनोरिया में ना के बराबर देखने को मिलता है। और पेन कुछ थोड़ा कम होगा प्राइमरी के मुकाबले। पेन तो होगा, लेकिन कम पेन वहां पे देखने को मिलेगा।
अब जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, इसमें जो पेन है वो एक्चुअली कब होगा, ये ड्यूरेशन हमें इसमें ध्यान रखनी है। ड्यूरेशन, पेन की ड्यूरेशन से भी, पेन के स्टार्टिंग टाइम से भी हम चीजों को देख के आराम से समझ सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के 12 से 24 घंटे, मतलब एक एक दिन, कई बार 2 दिन पहले भी ये जो पेन स्टार्ट हो सकता है। और लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये कम होता चला जाएगा फर्स्ट डे के बाद। फिर धीरे धीरे जैसे जो साइकिल है वो कंप्लीट होगा, ये पेन भी अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में ऐसा नहीं होगा। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो पेन है वो 7 दिन, 6 दिन, ठीक है, 1 वीक से भी ज्यादा पहले से स्टार्ट हो सकता है। और 1 वीक आफ्टर तक पेन जो है वो रह सकता है कंटिन्यूस, लगातार। और काफी इरिटेटिंग जो कंडीशन है वो उसमें पेशेंट की देखने को मिलती है। चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा उसमें देखने को मिलेगा, बाद में भी और पहले भी। इसके अलावा एक और कंडीशन हम इसमें देख सकते हैं कि भाई क्योंकि पैथोलॉजिकल कारण इन्वॉल्व है, तो इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पेन नहीं देखने को मिलता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में हीमोग्लोबिन कम, बहुत कम केसेस में होता है। मैक्सिमम केसेस में नॉर्मल हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल देखने को मिलेगा, पल्स रेट भी लगभग नॉर्मल ही देखने को मिलेगी, मतलब लगभग सारी चीजें नॉर्मल रहेगी। इसलिए मैंने बताया था कि पैथोलॉजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, ना के बराबर। ठीक है, एक्सेप्शनल चीजें तो सभी जगह हो सकती है। लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हेमोग्लोबिन नॉर्मल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब डेफिनेट नहीं है कुछ। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि भाई 70% नॉर्मल रहेगा। तो ऐसे चांसेस रहते हैं 60-40 के आसपास कि जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल हो भी सकता है, वो नहीं, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि प्राइमरी जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में उसमें ब्लड प्रेशर मैक्सिमम केसेस में लो रहेगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर लो रहेगा और उसी पेशेंट का जो है हीमोग्लोबिन भी लो रहेगा, या ये समझो कि हीमोग्लोबिन लो रहेगा, उसकी वजह से पल्स रेट थोड़ी हाई रहेगी, हार्ट पे थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर थोड़ा लो रहेगा। ये कंडीशन वहां पे देखने को मिलेगी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। तो ये अगर डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया, समझ लिया, तो अल्ट्रासोनोग्राफी की रिक्वायरमेंट 50% केसेस में तो पड़ेगी नहीं, नॉर्मली ही हम देख के चीजों को जो है मैनेज कर लेंगे। तो ये सब कुछ चीजें डिस्मेनोरिया के रिलेटेड मैंने आपको बताई हैं। और कोशिश करी है मैंने कि भाई अच्छे से समझा जाए, क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं है कि हमने एनाटॉमिकल चीजें पढ़ ली हो, वो तो आगे ही फर्दर हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि सिंपली तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे जनरेट होता है, और फिर जो है वहाँ पे जो पेन है वो कैसे एक्चुअली कैसे जनरेट या मैनेज हो रहा है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब देखिए ट्रीटमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है। अब वैसे तो मैंने बताया कि इतना स्पेसिफिक चीजों को आप ले ही नहीं सकते हैं इसमें कि भाई प्राइमरी डिस्मेनोरिया का तो नॉर्मली हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमें क्या करना है भाई, पेन को मैनेज करना है इसमें। पेन को मैनेज करने के लिए हमें जैसे
A2, S5, F1, ये दोनों का तो रहेगा ही। ठीक है, C10, वर1, वाई, ये नॉर्मल सिंपल ही आप इसको चला दीजिए, D5 में चला दीजिए, D4 या D5 में। D5 में जो है ज़्यादा सही रहता है, तो इसको आप चला दीजिए। बाकी तो हम जानते हैं कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन तो इन्वॉल्व है ही नहीं इसमें। ठीक है, आप चाहें तो कॉम्प्रेस करा सकते हैं, सिंपल वाई वाला जो कॉम्प्रेस मैंने बताया था। ठीक है, वाई कॉम्प्रेस लिख दूं मैं, A2 ले लो या A1, जो भी लगे आपको, वैसे दोनों ही काम कर देते हैं। S5, C5 सर स्क्रीन नहीं आ रही है, है। स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। F2, वर2 और वाई, इसका आप जो है D4 में हॉट कंप्रेस करा दीजिए। फर्स्ट पार्ट ही रहेगा क्लास का, सेकंड पार्ट नहीं करेंगे अभी हम। अभी यहाँ पे मैं आपको, अब ये प्राइमरी में तो इतना ही काफी है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में अब आपको देखना है वहां पे कारण क्या है, कारण तो देखना पड़ेगा ना, बिना कारण देखे तो काम चलेगा नहीं। ये रोग तो कंप्लीट रहेगी आपकी, इसमें भी ये तो देनी है, पेन के लिए है ये तो। अब कारण आपको देखना है, मैं दो तीन दो दो एक चीजों के लिए लिख देता हूँ जो मोस्टली इसमें कारण होते हैं। एक तो पीआईडी होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अगर ये कारण है तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन तो वही रहती है कमोबेश, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होके। S2, C2, ठीक है, L1, Ven1, बी, ये ले लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज कर लो D5 में या D6 में। ठीक है, फिर A2, C5, बल्कि Ven1 यहाँ ना लें क्योंकि हम G भी हम देना चाह रहे हैं। A2, C5 और G का सबसे अच्छा सपोर्ट जो करता है वो Ven1 होता है। A2, C5, Ven1, G, इसको ले लो, D5 में ले लो, D6, D5, D6 जिसमें भी आप लेना चाहें। ये तो पीआईडी की कंडीशन है तो आप ले सकते हैं। दूसरा होता है एंडोमेटीरियोसिस में भी, एंडोमेटीरियोसिस में भी स्पेलिंग देख लेना आप लोग, थोड़ा बहुत इधर उधर, उसमें भी काफी मतलब केसेस में ये कारण देखने को मिलते हैं। इन दो कारण की वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हमेशा देखने को मिलता है। इन दोनों का ट्रीटमेंट तो एक तरीके से देखें तो हमने आज प्राइमरी मतलब डिस्मेनोरिया, पीआईडी और एंडोमेटीरियोसिस, तीनों ट्रीटमेंट जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। फीमेल जो मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। एंडोमेटीरियम जो लेयर है उसमें C1 बेस्ट रेमेडी है उसकी, क्योंकि हार्मोनल चीजें यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं। दूसरा, यूट्रस की भी C1 अच्छी रेमेडी है, C2 भी है, C2 को भी हम लेंगे। लेकिन एक्चुअली हम एक हायर पोटेंसी का या डाइल्यूशन का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, यह हम देते हैं उसको कुछ दिन के लिए, S1C1A1, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। WE, इसको आप 30 में या 200 में, 30 में देंगे तो दिन में 2 बार, 200 को देंगे तो दिन में 1 बार। इसके साथ S2, C2, A2, Ven1 एंड G, इसको कंटिन्यूस D6 में, D6 के बाद D5 में और फिर D4 में, इस तरीके से नीचे तक लेते चले जाएंगे। ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशन खराब है तो हम उसको D10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में ये फॉर्मूले जो भी मैंने आपको शेयर किए हैं, टोटल मिला के 1, 2 और 3, लेकिन रेमेडी वही है। आप देखिए लगभग लगभग वही रेमेडीज को हमने अलग अलग तरीके से यूज किया है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पैथोलॉजिकल
जो चीजें हमारे सामने रिपोर्ट से निकल के आती हैं उसके अकॉर्डिंग चीजों को बस मैनेज किया गया, देखा गया कि भाई कैसे हम रेमेडी वही है, S2 है, C2 है, C5 है, ठीक है, C1 है, S1 है, A1 तो रहता ही है हमेशा, B भी रहता है, G भी रहता है, ठीक है, वर 1 है, वैन 1 है, वही सब रेमेडी हैं। उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और मैंने स्किन के केस में भी आपको बताया था कि हमारी रेमेडी ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम दो फॉर्मूले कोशिश करें हमेशा बनाए, चेक पॉइंट हम छोड़ के चले ही ना, कहीं भी चेक पॉइंट ना छोड़ के चले, हमें पूरे तरीके से घेराबंदी करके अपना फॉर्मूला लेके चलना है। इसलिए मैं हमेशा 2 से 3 फॉर्मूले जरूर देके रखता हूँ। मेडिसिन भले ही वहां पे 20 नहीं, 11 12 के आसपास भी हो जाए, 10 11 के आसपास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 3 फॉर्मूले में हम दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खैर ये हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसमें होम्योपैथिक अप्रोच ऐड करना चाह रहा हूँ, हालांकि हमारे पैथी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं हूँ होम्योपैथ और बहुत अच्छे तरीके से उसमें भी केस मैनेज होते हैं, तो कुछ बहुत सेलेक्टेड चीजें हैं जो मैंने, कुछ लोग हमारे ग्रुप में से भी जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो यूज करते ही हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में मैगफोस प्लस फेरमफोस, जस्ट अ मिनट, हेलो, नमस्कार सर, शॉर्ट में बोलिए, 1 मिनट में मेरी क्लास चल रही है। तो ये बहुत अच्छे से जो है मैनेज करती हैं दोनों, क्योंकि स्पाज्मोडिक पेन होता है, स्पाज्मोडिक पेन को ये दोनों रेमेडी अच्छे से मैनेज करती है, मैंने बहुत बार यूज किया है। क्रैम्प्स रिलेटेड लाइक जो पेन है उन सब में ये अच्छे से काम करती है। इसके अलावा बेलाडोना 30 को भी, ये सभी 30 में ही है, बेलाडोना 30 को भी मैंने बहुत बार यूज किया है, और इंटेंस पेन में काफी रिलीफ ये प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो प्यूबर्टी केज में होने वाला प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, मैं लिखता जा रहा हूँ, बस आप लोग अपने हिसाब से लिखते रहना, उसमें पल्सेटिला, ठीक है, पल्सेटिला बहुत अच्छे से काम करता है। हालांकि हमने A3 का यूज नहीं किया अपनी फॉर्मूले में, क्योंकि हमारे पास दूसरी रेमेडी है, C1 है, तो पल्सेटिला बहुत अच्छे से जो है काम करती है, खासकर पीबर्टी, ठीक है, 13 14 15 साल की जो बच्चियां होती हैं उनमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो जाने की वजह से। इसके अलावा हालांकि हम वहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत सारी कंडीशन नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हमने C10 अटैच कर दिया है, क्योंकि डायरिया भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, डायरिया काफी देखने को मिलता है डिस्मेनोरिया में। तो डायरिया वाली कंडीशन अगर है तो होम्योपैथी में हम क्या यूज करेंगे, अमोनियम कार्ब होती है एक रेमेडी, ठीक है, डिस्मेनोरिया में जब डायरिया होता है तो वहां पे यूज करते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया में ज्यादातर डायरिया देखने को मिलता है, और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इसलिए सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में सिम्टम के अकॉर्डिंग सीपिया प्लस नक्स ओमिका का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, मिला के नहीं देना है, सीपिया को दिन में देना है, नक्स ओमिका को रात में देना है, ऐसे हम वहां पे यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी सारी रेमेडी हैं, ठीक है, सब इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है। S1 में भी X1 में नक्सोमिका भी होता है वैसे। तो इसके अलावा जो है नोजिया देखने को मिलती है किसी को, ठीक है, नोजिया की कंडीशन में इपिकोक यूज करते हैं होम्योपैथी में। इसके अलावा पीसीओडी की कंडीशन है, ठीक है, एंडोमेट्रियसिस की कंडीशन है, उस कंडीशन में एपिस मेलिफिका और थूजा का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं, एपिस मेलिफिका तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये प्लांट किंगडम की रेमेडी तो है नहीं, थूजा है, तो थूजा हमारे पास है। आप किसी को अगर पीसीओडी की कंडीशन देखने को मिल रही है तो फॉर्मूला तो यही चल जाएगा, लगभग यही फॉर्मूला चल जाएगा। तो लेकिन आप चाहें तो वैन 1 200 को दे सकते हैं, डेली दे सकते हैं कुछ दिन तक,
फिर धीरे धीरे कम करते चले जाएं। पहले 10-12 दिन डेली दे दिए बेन 1 200, और उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे कम कर दें। डेली के बाद फिर 3 दिन बाद देने लगे, 4 दिन बाद, फिर वीकली, इस तरह की। या 1000 से शुरू कर सकते हैं, 1000 की एक डोज दो के फिर 200 पे आ जाए धीरे धीरे ऐसे। पीसीओडी में बहुत, ठीक है, एक्स्ट्रा जो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर होते हैं जो, उनमें भी वैन 1 अच्छा काम करता है। थूजा भी करता है, वैन 1 थूजा ही है एक्चुअली, थूजा ही उसका स्पेसिमेन प्लांट है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम इसको अलग ही कर देता हूँ मैं, क्योंकि अब होम्योपैथी में बिल्कुल फिक्स नहीं किया जा सकता है। हालांकि इनको मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, ये प्राइमरी सेकेंडरी सबको कोई भी दे सकता है कि भाई ये पेन में जो है काम करेगी। अब एक्चुअली क्या है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन और बहुत सारी चीजें होम्योपैथी में एज ए पेटेंट मिलती हैं, जिसको आम जो आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो सब लोग जानते हैं। अब सब लोग उसको जानते हैं, समझते हैं, इसलिए फेम भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब हमारा भी सबका मोटिव ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कुछ ऐसे पेटेंट भी बने, जो, मैं पेटेंट का कभी विरोध नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी बनाता हूँ, मैं D3 बनाता हूँ हालांकि। लेकिन और भी जो लोग बना रहे हैं, किसी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, बस ऑथेंटिक होने चाहिए, काम करते रहने चाहिए। क्योंकि अगर पेटेंट बनेंगे डायरेक्ट टू यूज, वो ओपन मार्केट में सेल होने के लिए जाएंगे, तभी तो डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डिमांड बढ़ेगी, उसको लोग जानेंगे, समझेंगे। अभी तो लोग होम्योपैथी ही समझते हैं, ठीक है। अब मुझे भी समझाने के लिए बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं, क्योंकि मुझे सब होम्योपैथ के तरीके से, पुराने लोग तो उसी तरीके से जानते हैं। और जो नया क्लिनिक किया, हालांकि जो मेरा सेकेंडरी वाला क्लिनिक है जो सिटी में है यहाँ रुड़की में, वो तो प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ही है। और ये समझो कि 90% से भी ज़्यादा रेमेडीज वहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है, जहाँ पे शाम के टाइम में जो है सिटिंग करता हूँ। दिन का जो पुराना वाला है, वहाँ थोड़ा सा मेरा रेगुलरिटी कम है, क्योंकि दिन में मुझे इंस्टीट्यूट में भी कई बार जाना होता है, गांव में भी जाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेकिन वहाँ सब वो जानते हैं लोग, इतने साल से मैं कर ही रहा हूँ काम। तो ये जितना भी ओपन जाएगा, जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाएगा, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग भी फेसबुक पे बहुत सारे लोग डालते हैं अपने क्लिनिक की फ़ोटो बना के, ठीक है, फीडबैक अपने पेशेंट्स के इलेक्ट्रोम्योपैथी के नाम से, छोटे छोटे जो आर्टिकल लिख के, ये सब जितना बाहर चलता चला जाएगा, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के पास भी चीज़ें जाएंगी। बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो फार्मेसी है एक्चुअली, जहाँ जो क्रूड बनता है, वहाँ थोड़ी गड़बड़ है। वहाँ चीजें समझ में नहीं, ना फिजिशियन के समझ में आ रहा है। इवन सरकार भी कंफ्यूज हो गई है कि इतने प्रपोजल चले गए, और सब प्रपोजलिस्ट की जो है मेडिसिन बनाने का तरीका अलग अलग है, 3 से 4 तरीके उनके पास पहुंच गए हैं। अब बेसिक क्लास चलेगी हमारी, मैं उसमें पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि लगभग 3 तरीके तो क्लियर हो ही गए हैं, जो सरकार के पास पहुंच चुके हैं, कि कैसे इलेक्ट्रोम्योपैथी रेमेडी जो है वो बन रही हैं। और फार्माकोपिया भी मैक्सिमम लोग हैं जो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, उस तरीके से ही चीजें वहाँ उनके पास पहुंची। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था। तो वो सब उस क्लास में, हम प्राइमरी वाली में, जो बेसिक वाली क्लास स्टार्ट होगी मंडे से, उसमें देखेंगे आप। जो पुराने लोग हैं, जो कुछ का बेसिक हो भी चुका है, उनको भी बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं लगेंगी, क्योंकि बहुत कुछ मैंने एड ऑन भी किया है, बहुत कुछ मैंने रिसर्च भी किया है इतने पिछले 4 महीनों में। 4 से 5 महीने हो गए लगभग। और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं उसको एक साइंटिफिक जो बैलेंस है, तराजू जिसे बोल सकते हैं, उस पर मैंने परखा भी, देखा भी है। क्योंकि साइंस से तो हम जुड़े हुए हैं ही, ऊपर से केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट भी मैं हूँ, ग्रेजुएशन मेरी उसी में है। उसके बाद ही मैंने, ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने होम्योपैथी का DHMS किया, उसी के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो वो बेस मेरा 12th का बेस नहीं है, मेरा एक्चुअली ग्रेजुएशन BSc का बेस है। किया तो मैंने फिर MSc भी है बाद में डिस्टेंस से, लेकिन फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो वो चीज़ें देख के मैंने सब कुछ तैयार किया है। तो अभी तो मीटिंग एंड हो रही है ये, और अब मंडे हम लोग जुड़ेंगे नए लिंक के साथ में।
सर हेम्योपैथी और पोटेंशियल नहीं बताए। 30 मैक्सिमम 30 है। ओके सर। सर पीआईडी में वर्वन और डब्ल्यूई दोनों नहीं यूज हुआ है, तो स्पास्मोडिक पेन के लिए फिर? स्पास्मोडिक पेन वाला फॉर्मूला देना है, वो मैं भूल गया, ये दोनों में देना है। ओके। ओके सर। ये फॉर्मूला दोनों में दीजिए आप, बिना डब्ल्यू के मैनेज कर देगा वाई। हेलो सर। ये करना ही है। सर एक